नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएसपीसीएस द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 भारत की जलवायु के बारे में। हम इस अध्याय में समझेंगे। शुरू करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु। काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथ्वी शशिशालिनी देशो क्षोभरहिता ब्राह्मण रश्यन्तु निर्भया। वर्षा समय पर हो, पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो या देश अशांति रहित हो, विद्वान लोग भय रहित हों। शुभासितान। इस श्लोक का प्रयोग आप निबंध में कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो हम इस अध्याय में देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं? पहला प्रश्न है, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, मानसून क्या है या कैसे बनता है? तीसरा प्रश्न है, जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चौथा प्रश्न है, जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करती है? यानी जब कोई आपदा आने वाली होती है तो किस प्रकार से यह हमें तैयार रहने के लिए सहायता करती है। जलवायु की समझ यानी डिजास्टर जब आने वाला होता है। पांचवा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा जाता है चाहे प्री हो या मेंस एग्जाम हो, उसमें इस तरीके के प्रश्न एक आध प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा ऑलरेडी काफी प्रभावी मुद्दा है। हेडिंग देखते हैं, मौसम, ऋतु और जलवायु। जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। प्रायः इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। दोनों में क्या अंतर है? मौसम देखते हैं। मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, यानी जिसे हम डेली अनुभव करते हैं वह मौसम है। जैसे वर्षा, तेज धूप, तेज हवा इत्यादि। यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। क्या? मौसम जो है समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। दूसरी ओर देखते हैं जलवायु क्या है। जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है, यानी बहुत दिनों तक अनुभव किया जाता है जलवायु। ये प्रतिरूप क्षेत्रानुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है, जलवायु क्या है, क्षेत्रानुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो शब्दों को समझना अति महत्वपूर्ण है कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। यहाँ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार की जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान लें। किसके विषय में जानेंगे? ऋतुओं के विषय में। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है कुछ इस तरीके से। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमण करती है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और प्रतिवर्ष पुनः आती है। जैसे ठंडक है, प्रतिवर्ष पुनः जो है दिसंबर जनवरी में होता है, ठंडक आता है। तो इसी तरीके से हर साल यही प्रक्रिया जो है चलती रहती है, ठंडी, गर्मी, बरसात आदि। जैसा कि हम जानते हैं इस वर्ष में अनेक ऋतुएं होती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र के रूप में आती हैं, यानी ठंडक, बसंत के बाद ग्रीष्म के बाद वर्षा आएगा, फिर शरद आएगा और फिर शीत ऋतु आएगा। तो कुछ इस तरीके का इनका एक चक्र है। अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से है या जलवायु से? ठीक है, इसका उत्तर है दोनों, यानी ऋतुओं का जो संबंध है वह मौसम से भी है और जलवायु से भी इसका संबंध है। यहां हमने देख लिया, नोट करते चलिएगा। मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है। जो गर्मी में शुष्क एवं गर्म और मानसून में आर्द्र और वर्षा लाता है। मौसम ऋतुओं के अनुसार जो है परिवर्तित होता है, जो गर्मी में शुष्क एवं गर्म और मानसून में आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी और वर्षा लाता है, यानी रेन लाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहां की जलवायु से गहरा संबंध होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहां की जलवायु से क्या होता है? गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्र में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। ठीक है, कहां पर? विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में। कौन कौन से ऋतु होते हैं? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद और शीत। यद्यपि इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु या मानसून में ही होती है। ठीक है, ये देख लिया हमने कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ शीत ऋतु है, अलाव जलाते हुए दिखाया गया है चित्र में। यहाँ बारिश है, यहाँ बसंत है, फूल खिले हुए हैं तो बसंत ऋतु दिखाया गया। तो इस तरीके से यहाँ बारिश में भीगते हुए इंसान को दिखाया गया। तो देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्ष को 6 ऋतुओं यानी बसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत यानी शीत पूर्व जो समय होता है हेमंत कहते हैं, और शिशिर यानी शीत ऋतु में विभाजित किया गया। कितने ऋतुओं में भारत में विभाजित? 6 ऋतुओं में। तो ये हमने देख लिया। विशिष्ट त्योहार एवं रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित होते हैं। जैसे बसंत पंचमी क्या है? बसंत पंचमी जो है बसंत ऋतु से संबंधित है, और शरद पूर्णिमा शरद ऋतु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव, पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में है। ठीक है, कौन? मानव, पौधे और पशु जो है ऋतुओं के साथ सामंजस्य में है। हम जो फसलें उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जैसे हम गर्मी में जो है हम सूती वस्त्र पहनते हैं, ठंडक में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, गर्मी में जो है हम शरबत वगैरह ज्यादा पीते हैं, ठंडक में क्या है हम चाय कॉफी आदि लेते हैं। तो इस तरीके से जो खान पान पहनावा भी बदलता रहता है मौसम के अनुसार। क्षेत्रानुसार बसंत की ऋतु में कुछ पेड़ और झाड़ियां खिलती हैं, कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। कब? बसंत ऋतु में। ठीक है, या शरद ऋतु में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंडक के महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि मौसम के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। आइए पता लगाएं आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है, बताइए। अपने कारणों सहित एक संक्षिप्त निबंध भी लिखिए। दोस्तों आप सभी को लिखने का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रश्न मिले जो भी सिविल से एवा के क्षेत्र में नए हैं तो उन्हें लेखन शैली में सुधार करने के लिए इन सब प्रश्नों पर लिखना चाहिए। आगे देखते हैं, आपके क्षेत्र में ऋतुओं से जुड़ी विशेष घटनाओं का पता लगाने के लिए 3 या 4 विद्यार्थियों के समूह में, आप अपने समूह में जो भी अभ्यर्थी हैं वो चर्चा कर सकते हैं। इनसे संबंधित गीतों, उत्सव से संबंधित भोजन, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित प्रचलित प्रथाएं आदि को लिखिए। ठीक है, और साझा कीजिए। तो जैसे हमने देखा कि सावन यानी जब आता है तो उत्तर प्रदेश या पूर्वी क्षेत्र में क्या गाया जाता है? कजरी गाई जाती है। इस पर भी जो है यूपीपीसीएस प्रश्न पूछता है आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। चैत्र माह में गेहूं की फसल जब काटी जाती है तो क्या गाया जाता है? चैती। और फागुन यानी जब होली आती है तो उस टाइम क्या गाया जाता है? फाग गाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो जो है लोक जो गीत है वो भी बदलता रहता है, किस गाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से वृक्ष शीत ऋतु के आगमन से पूर्व अपना रंग बदलते हैं? कैसे वृक्ष हैं जो इस समय अपने पत्ते गिरा देते हैं? ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। इन वृक्षों के स्थानीय नामों का भी आप पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। हालांकि वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का अंकन कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इसमें से कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वह मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। ठीक है, जैसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से भी जो है पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। आगे देखते हैं, हम पूर्वावलोकन करते हैं। मौसम वह है कि क्या क्या हमने पढ़ा? मौसम वह है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज हवाएं, वर्षा, गर्मी, सूखा आदि हमने ऊपर अभी पढ़ा है। ऋतुएं क्या होती हैं? ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं और प्रत्येक ऋतु में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है। ठीक है, जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम प्रतिरूप है, इसके बारे में पढ़ा। जलवायु क्या है? दीर्घकालिक मौसम प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी जलवायु दशाएं हैं। अब हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। भारत में जलवायु के प्रकार, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है, यानी जितनी विविधता है ऐसे ही हमारी जो जलवायु भी है वो भी भिन्न है। उत्तर में हिमालय पर्वत में अल्पाइन जलवायु मिलती है। कैसी? हिमालय क्षेत्र में अल्पाइन जलवायु मिलती है, जहां शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी शीतल होती है। देख लेते हैं अल्पाइन शब्द के बारे में। अल्पाइन शब्द आल्प्स से आया है जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है,
आल्प्स पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ जिक्र है। संभवतः यहीं पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। कहां पर? हिमालयी क्षेत्र में, यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब क्षेत्र, ठीक है। हिमालय के निचले क्षेत्रों और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण यानी टेम्परेट कही जाती है, क्योंकि सर्दियां कम ठंडी होती हैं और गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती हैं। क्या होता है? सर्दियां कम ठंड होती हैं और गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती। कहां पर? हिमालय के निचले क्षेत्र में। यहीं पर हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं, जहां मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से राहत पाने के लिए प्रायः लोग आते हैं, जैसे मसूरी वगैरह, ठीक है, हम लोग जाते हैं। उत्तरी मैदान में जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल है। कहां पर? उत्तरी मैदान का जो जलवायु है वह सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय है, जहां ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। यहाँ पर गर्मी जो है अत्यधिक गर्म, जैसा कि अभी का समय है, और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूं उगाया जाता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब क्षेत्र जो है गेहूं यहाँ अधिकांश उगाया जाता है। उत्तरी भारत, ये देख लीजिए आप। पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है। कहां पर? पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है, जहां दिन अत्यधिक गर्म, रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। कहां पर? मरुस्थल क्षेत्र में, ठीक है। दिन क्या होगा? अत्यधिक गर्म होगा वहां, और रातें ठंडी होती है, और वर्षा बहुत कम यानी बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए वहां रेगिस्तान होता है। वहां के लोगों ने जल संग्रह करने और बचाने के लिए अनोखे उपाय विकसित किया। अलग अलग प्रकार के बावड़ी, कुएं आदि बनाते हैं ये लोग जल संग्रह के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम तटीय पट्टी में मानसून के महीनों में भारी वर्षा होती है। कहां पर? इस क्षेत्र में, ये जो पश्चिम तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा होती है, जिससे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है, जो चावल और मसालों की खेती के अनुकूल है, ठीक है। जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ सब मसाले पाए जाते हैं, तो यहाँ की जलवायु के बारे में ये बता रहे हैं। जब भी दोस्तों आप पढ़िए तो आप मैप साथ में लेकर के बैठिए, ठीक है, तो समझने में आसानी हो जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। मध्य दक्कन पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है, ठीक है। यहाँ की जो जलवायु है मध्य दक्कन पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है, जिससे ग्रीष्म काल गर्म, कैसा होता है? ग्रीष्म काल गर्म, सर्दियां ठंडी और वर्षा ऋतु सामान्य वर्षा होती है। पूर्वी घाट, ये देख लेते हैं, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। इसके विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। आप उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे, जो उष्ण कटिबंधीय कहे जाने वाले दो विशेष समांतर अक्षांश रेखाओं से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु निर्धारित करने वाले कारक के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु निर्धारित करते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण किन कारणों से होता है? प्रश्न है। अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक हैं, जबकि कुछ कारक क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं। देखिए, कुछ कारक जो है वैश्विक हो सकते हैं और कुछ जो है क्षेत्रीय और स्थानीय हो सकते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे। का अक्षांश, पूर्वावलोकन करते हैं कि हमने कक्षा 6 में अक्षांशों के विषय में पढ़ा था। आपको याद होगा कि अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी से मापे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से मापे जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इससे दूर या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। विषुवतीय रेखा के आसपास की जलवायु बहुत गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ साथ यह समशीतोष्ण और फिर ठंडी या बर्फीली हो जाती है। ऐसा क्यों है? सोचिए आप। तो यहाँ देख लीजिए, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी पोल है और ये इसका दक्षिणी पोल है। भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांशों पर है, यहाँ पर, ठीक है, भूमध्य रेखा, वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुवों यानी उच्च अक्षांशों के पास स्थित स्थान ठंडे होते हैं, यहाँ पर बर्फ होती है। ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की
किरणें किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती हैं। कैसे? इस तरीके से, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों पर किरणें झुकी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से झुकी होती है, यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें झुकी हुई हैं या तिरछी होती हैं और ऊर्जा एक बड़ी सतह पर वितरित होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है, जैसा कि चित्र 3.4 में यहाँ दिखाया गया। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन ध्रुवों के पास या व्यापक क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिससे जिससे उनकी ऊर्जा और भी अधिक नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। यहाँ की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों को कम ताप मिलता है। हम इसे भारत में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण पूरे वर्ष गर्म रहते हैं। ठीक है, ये है कन्याकुमारी और ये है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर जैसे बहुत ठंड रहते हैं। यहाँ पर जो है श्रीनगर है, तो ये जो है बहुत ठंडा रहता है यहाँ पर, और कन्याकुमारी निकोबार द्वीप समूह गर्म रहता है। तो हमने भारत के संदर्भ में भी इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं ऊंचाई के बारे में, या ऊंचाई के बारे में यानी एल्टीट्यूड के बारे में देखते हैं। हमने पाठ में पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विषय में पढ़ा है, जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हैं। भारत में ऐसे कई स्थान हैं, जैसे मुन्नार, थेनी, उदगमंडल यानी ऊटी, मंदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग आदि प्रमुख हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल है। हम जानते हैं कि स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर हैं, लेकिन यार उनके ठंडे तापमान की व्याख्या कैसे करता है? आप इसका पूर्ण उत्तर बाद में अपने विज्ञान की कक्षा में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल रूप में कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है। क्या है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान जो है कम होता जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब, पिछले अध्याय में हमने वायुमंडलीय दाब के भी बारे में पढ़ा था, वायुमंडलीय दाब और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, कम होता जाता है। और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, वायु क्या है? ठंडी होती जाती है। ठीक है, हमने मौसम को समझने वाले अध्याय में इस चीज को कवर किया था। तो यहाँ हमने देख लिया, ये दार्जिलिंग दिखाया गया है, उद्गम मंडल यानी ऊटी का क्षेत्र दिखाया गया है, मुन्नार है, शिमला है, चित्र 3.5 में दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी, हवा उतना ही कम गर्म होगी। सूर्य जो है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी, हवा उतना ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसके कई शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, जिससे वे हिम से ढके रहते हैं। देखते हैं, उद्गम मंडल यानी ऊटी एवं कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर स्थित हैं। ऊटी में गर्मी का तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दो स्थानों पर तापमान में यह अंतर क्यों है, बताइए आप। तीसरा देखते हैं, समुद्र से निकटता के बारे में हम जानेंगे। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। कहां पर? तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती हैं, कहां पर? तटीय क्षेत्रों में। और सर्दियां बहुत अधिक ठंडी नहीं होती हैं तटीय क्षेत्रों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? समुद्र जो है तापमान को नियंत्रित करता है। कहां पर? तटीय क्षेत्रों में। यह चित्र इस घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, चित्र 3.6 आप देख सकते हैं। आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भी तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने एवं ठंडा होने पर चर्चा करते हुए इसे और विस्तार से समझाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण
कौन सा क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्र जो है समशीतोष्ण रहता है, किंतु जैसे जैसे आप तट से स्थल की ओर, किधर, जमीन की ओर, यानी समुद्र सीमा से हम जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़ेंगे, तापमान अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान अधिक हो जाता है जैसे जैसे हम तटीय क्षेत्र से स्थल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और सर्दी में तापमान कम हो जाता है। कहां पर? स्थलीय क्षेत्र में। यानी गर्मी के सीजन में जो है तापमान अधिक हो जाता है, जैसा कि अभी है, और सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। उदाहरण उदाहरण के लिए देखते हैं, मुंबई और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित है। कौन? मुंबई और नागपुर कुछ इस तरीके से समान अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुंबई समुद्र के पास होने के कारण, मुंबई यहां पर है होने के कारण ग्रीष्म काल यानी गर्मी में ठंडा रहता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। यहाँ हल्की सर्दी जब होती है तो यहाँ का जो तापमान हो जाता है मुंबई का, वो 18 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तट से दूर होने के कारण नागपुर, यानी यहाँ मुंबई है, ये नागपुर है, नागपुर में ग्रीष्म काल में तापमान लगभग, यानी गर्मी में जो है अभी 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और शीतकाल में यानी ठंडक में जो है तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यह हमने अंतर देख लिया तटीय क्षेत्रों और स्थलीय क्षेत्रों के बीच में। आप देख सकते हैं कि मुंबई में ताप परिसर अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर है उसे हम ताप परिसर बोलते हैं, लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि नागपुर में यह अंतर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यह हमने अंतर समझ लिया और देख लिया कि तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण जो है मुंबई का जो है गर्मी में तापमान कैसा रहता है और ठंडक में कैसा तापमान रहता है, और नागपुर का तापमान कैसा रहता है। तो ग्रीष्म काल है, सूर्य से आती उष्मा, समुद्र धीरे धीरे उष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है, समुद्री पवन द्वारा ठंडा हुआ तटीय क्षेत्र है यह। 44 डिग्री जो है भूमि है वह उष्मा का अवशोषण करता और गर्म हो जाता है। शीतकाल में यही है, पृथ्वी से बाहर जाने वाली उष्मा, समुद्र उष्मा को धीरे धीरे छोड़ता है, समुद्री पवन द्वारा गर्म हुआ तटीय क्षेत्र, ठीक है, भूमि शीघ्रता से उष्मा को छोड़ती है, 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा। तो ये दिखाया गया है, आगे देखते हैं। एक और चीज जान लेते हैं, जो मुंबई है वह 7 द्वीपों का समूह था, सालसेट, जिस पर मुंबई बसा हुआ है। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई किस पर बसा हुआ, तो सालसेट पर बसा हुआ है। 1882 में विलियम हार्वे ने उपद्वीपों को जोड़ा था, इन सभी द्वीपों को जोड़ा था। पवनों के बारे में जानते हैं। पवनें क्या है? पवन गर्म या ठंडी वायु राशियों को संचालित करती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रायः पवनें पश्चिम से चलती हैं। किधर से चलती हैं? पश्चिम से चलती हैं। ये पवनें अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान कुछ इस तरीके से होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती हैं, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर यानी हीट वेव का कारण बनती हैं। सर्दियों में हिमालय में ठंडी पवनें हिमालय के गिरिपाद यानी फुटहिल्स में नीचे की ओर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शीत लहर पैदा होती है। कब? जब सर्दियों में आती हैं तो शीत लहर पैदा करती हैं, और जब गर्मियों में आती हैं तो ये हीट वेव पैदा करती हैं। तो ये देख लिया हमने, पवन जो है चक्रवातीय परिसंचरण दिखाया गया है चित्र 3.7 में। पवन न केवल तापमान को प्रभावित करते हैं बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती हैं। जैसा कि हमने देखा, मरुस्थलों से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं, जो इधर से आएंगी वो हवाएं शुष्क होंगी, ठीक है। इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवनें धरातल पर नमी लाती हैं, जो समुद्र से होकर आएंगी वे नमी लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है, क्योंकि पवनें जो अपने साथ नमी लाएंगी तो वर्षा करेंगी। हम शीघ्र ही मानसूनी पवनों के बारे में भी जानेंगे आगे। पूर्वालोकन करते हैं। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में आप जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। महासागर और पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और वर्षा, ओले या हिम के रूप में पृथ्वी पर वापस लौटता है। कुछ इस तरीके से वाष्प ऐसे जाता है और यहाँ बादल बनते हैं, फिर पृथ्वी पर हिम या ओले या वर्षा के रूप में गिरता है। एक शब्द है स्थलाकृति, उसे समझ लेते हैं क्या है।
किसी क्षेत्र के धरातल पर अभिलक्षणों की समग्रता, जिसमें पहाड़, पहाड़ियां, घाटियां, ढलान, तट आदि सम्मिलित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? स्थलाकृति कहते हैं, यानी टोपोग्राफी। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहां की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हिमालय और काराकोरम पर्वत मालाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों की पवनों से बचाती हैं। स्थलाकृति जो है, हिमालय, काराकोरम पर्वतमालाएं जो है और भारतीय पर्वतमालाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानी पवनों से बचाती है। दूसरी ओर थार मरुस्थल की लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है। ठीक है, अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून में पश्चिमी घाट की भूमिका को भी हम आगे समझेंगे। तो जो है हमने देख लिया कि किस तरीके से मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी रेगिस्तानी पवनें आती हैं, हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं उसे बचाती हैं। अब हम सब एक साथ देखें, किसी भी क्षेत्र की जलवायु उपर्युक्त सभी कारकों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित होती है। यह सब हमने ऊपर जान लिया है। जलवायु में 3 दशक या उससे अधिक समय में किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षण यानी वर्षा या हिमपात, कोहरा या धुंध की घटना और पवन की दशा के प्रतिरूप का वर्णन सम्मिलित होता है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जलवायु से तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीयकृत जलवायु से है, जो आसपास के क्षेत्र की जलवायु से अलग होती है। इसमें एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि का एक अनूठा प्रतिरूप होता है। कहां पर? सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र में। चित्र 3.8 में देखते हैं, अरावली और नगरीय उपमहाद्वीप यानी अर्बन हीट आइलैंड दिखाया गया। ये है कंक्रीट के बने हुए बिल्डिंग, जिसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। ये अरावली क्षेत्र। उदाहरण के लिए संकीर्ण घाटियों और कुछ जंगलों की अपनी सूक्ष्म जलवायु होती है। ठीक है, इसी प्रकार नगरीय उपमहाद्वीप में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर ऐसे शहर जिसमें बड़ी संख्या में इमारतें, अन्य कंक्रीट संरचनाएं होती हैं और वनस्पति जो है बहुत कम, यानी पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, ये सभी वहां से उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ऐसे स्थान प्राय आसपास के क्षेत्रों की तुलना में बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वनस्पतियां कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण कम हो पाता है, तो इसलिए जो है और भी हीट बढ़ जाती है। सूक्ष्म जलवायु स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं, उगाई जाने वाली फसलों तथा मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव डाल सकती है। तो इस तरीके से हमने सूक्ष्म जलवायु के बारे में हमने समझ लिया कि किस तरीके से किसी एक क्षेत्र में वनस्पति अधिक होने से जो है हीट कम होता है, और जहां पर वनस्पतियां नहीं होती हैं, ज्यादातर कंक्रीट के बिल्डिंग वगैरह, हाई राइज बिल्डिंग वगैरह होते हैं, तो वहां पर किस तरीके से उष्मा अधिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है उष्मा का अवशोषण बढ़ जाता है। तो ये हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, मानसून के बारे में देखते हैं हम। क्या है मानसून? मानसून भारत में जीवन का केंद्र है। मानसून के महीनों के दौरान नदियां जल से भर जाती हैं। जब बारिश आता है तो नदियां क्या है? जल से भर जाती हैं, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती हैं और जीवन फलता फूलता है। शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा, देख लेते हैं कि कहां से आया हुआ है मानसून शब्द। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका अर्थ है ऋतु। यह शब्द हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। याद रख लीजिएगा, पीसीएस के सीसैट में इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा शब्द कहां से आया हुआ है। मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रियाविधि जटिल होती है, परंतु यह इस साधारण तथ्य पर आधारित होता है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं तटीय क्षेत्रों की तुलना में। मानसून तापमान, वायुदाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। और मानसून तापमान, वायुदाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी आरंभ होती है, एशियाई भूभाग जो है, एशिया का क्षेत्र जो है
गर्म हो जाता है, जिससे उस पर एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। चूंकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब यानी हाई प्रेशर से जो है पवन लो प्रेशर की तरफ चलती है और बहती है, इसलिए पवने ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती हैं कुछ इस तरीके से। हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की, क्योंकि ये स्थल जो है गर्म है तो इस तरफ से चलती हैं, इस तरह चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसलिए पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती हैं। ये समुद्री पवनें नमी लेकर आती हैं। क्या लेकर आती हैं? समुद्री पवनें नमी लेकर आती हैं जो गर्म भूभाग पर संघनित होती हैं, ठीक है, और फिर भारी मानसूनी वर्षा होती है। इसलिए मानसून का अर्थ सामान्यतः पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है। तो हमने मानसून शब्द के बारे में समझ लिया और उसके अर्थ के बारे में देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमने देखा कि ग्रीष्म ऋतु में कुछ इस तरीके से हाई प्रेशर यहाँ है, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है तो पवनें इधर आती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। और जब यहाँ पर लो प्रेशर समुद्री क्षेत्रों में लो प्रेशर क्रिएट होता है और इधर से हाई प्रेशर जो है रहता है तो उत्तर पश्चिमी मानसून इधर जाता है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य जो है उत्तरायण और यहाँ पर सूर्य दक्षिणायन होगा शीत ऋतु में। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में यह प्रतिरूप विपरीत हो जाता है, ठीक है। जब स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है, अब स्थल भाग पर उच्च दाब क्षेत्र विकसित होता है। अभी हमने यहाँ समझा, स्थल भाग पर उच्च दाब क्षेत्र विकसित होता है जबकि समुद्र अपेक्षाकृत कम दाब के कारण गर्म रहता है, यहाँ पर गर्म रहता है। इससे पवन जो है विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ पर पवन इस दिशा में गई और यहाँ पर पवन इस दिशा में यानी विपरीत दिशा में चलती है, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर, ठीक है। यहाँ भूमि से समुद्र की ओर चल रही है पवन, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियां बन जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की बात करें तो मानसून की वर्षा सामान्यतः जून की शुरुआत में भारत के दक्षिणी सिरे से प्रवेश करती है। कहां से? यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, और कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ती है। इस तरीके से प्रवेश करते हुए यहाँ उत्तर की ओर बढ़ती है, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है। जुलाई के मध्य तक यह संपूर्ण उपमहाद्वीप पर फैल जाती है, हालांकि यह सरलता से आगे नहीं बढ़ती है। पश्चिमी घाट यानी स्थलाकृतियां के हमारे संक्षिप्त सर्वेक्षण को याद रखें कि पश्चिमी घाट कैसा है। एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। कौन? पश्चिमी घाट। फलस्वरूप उनके पश्चिमी ढलानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढलान यानी यहाँ जो इनका पूर्वी ढलान है में दक्कन पठार पर कम और प्राय अंतरालों के साथ वर्षा होती है, ठीक है। इसे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा को दर्शाता है। तो इस सेक्टर से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सेक्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हमेशा प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु के आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कब? शीत ऋतु के आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में ठंड प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन इनका एक भाग बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी ग्रहण कर दक्षिण पूर्व भाग के कुछ भागों में वर्षा करने में सक्षम होता है। इससे शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, ठीक है। यहां हमने समझ लिया, तो इस तरीके से हो गया। बंगाल की खाड़ी यहां पर है। विदर्भ क्षेत्र में इसलिए सूखा पड़ता और किसान आत्महत्या करते हैं, यह भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं। मेघालय स्थित मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक लगभग 11,000 मिलीमीटर यानी 11 मीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। पूछा जाता है कि मौसिनराम कहां पर स्थित है, तो कहां पर है? मेघालय में। मानसून ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया है, जैसे मेघ मल्हार और अमृत वर्षणी
उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो आपने देख लिया कि मानसून के बारे में कि इसने अनेक रागों को भी प्रेरित किया है। आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखा और अपने अनुभवों से स्थानीय पारंपरिक ज्ञान विकसित किया। यह पारंपरिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण विरासत है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोंकण तट पर मछुआरे मानसून के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं, जबकि जल के नीचे रहने वाली मछलियां सतह पर दिखाई देने लगती हैं। दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह माना जाता है कि मानसून गोल्डन सावर ट्री या अमलतास यानी कैसिया फिस्टुला के खिलने के 50 दिनों के भीतर आ जाता है। कुछ समुदायों का यह भी मानना है कि जब कौवे अपने घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाते हैं तो यह कम वर्षा का संकेत देता है। ऐसा कौन मानता है? हमारे जो पूर्वज लोग हैं वे अनुमान लगाते थे। ठीक है, जबकि अगर घोंसले नीचे हैं तो भारी वर्षा की संभावना होती है। किसके घोंसले? कौवे के घोंसले अगर ऊपर हैं तो कम वर्षा का संकेत है, और अगर उसने घोंसले जो है नीचे बनाए तो यह अधिक वर्षा का संकेत देता है, ऐसा पूर्वज लोग मानते हैं। अपने क्षेत्र में वर्षा, कोहरे, हिम या संवृष्टि के बारे में स्थानीय ज्ञान की एक सूची आप देख सकते हैं कि आपके इधर कैसे मानसून का अनुमान हमारे बड़े लोग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जलवायु और हमारा जीवन के बारे में हम देखते हैं। क्या है जलवायु? हमारे जीवन का जलवायु से एक गहन संबंध है और हम इस पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि गतिविधियों से संबंधित अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बारिश में धान रोपाई के गीत गाते हैं, कपास उठने का गीत है, चाय की पत्ती तोड़ते हुए लोग गीत गाते हैं। अपने दादा दादी जी का या पड़ोस के वृद्धजनों से संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं। उनसे उनके बचपन और युवावस्था में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों के बारे में भी पूछिए। देखिए इन सब से भी जो है आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न बनते हैं, प्रश्न आते रहते हैं, तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। आपके क्षेत्र में किस तरीके के रिवाज प्रचलित हैं, कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, कौन से मेले लगते हैं। ठीक है, उनसे उनके बचपन और युवावस्था में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों के बारे में पूछिए जो उन्हें याद है, विशेषकर जो कृषि और वर्षा से संबंधित है। वे किन रीति रिवाजों में भाग लेते थे, फिर अपने साथियों के साथ एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। ठीक है, आप अपने वयोवृद्धों द्वारा साझा किए गए कुछ नृत्यों, गीतों और गतिविधियों को वहां प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वह फसल की रस्म हो, वर्षा के देवताओं की प्रार्थना के बारे में हो। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र में जो है बारिश के समय में जो है काल कलौती खेली जाती है, जो कीचड़ में खेला जाने वाला जब खेल है। जब भी बारिश नहीं होती थी, लंबे समय तक सूखा पड़ता था, तो जो बच्चे हैं समूह में होकर के कीचड़ में खेलते। तो ये हमने देख लिया। कुछ लोग बारिश ना होने पर मेढक मेढकी की शादी कराते हैं। इस तरीके से चीजें प्रचलित हैं। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव जलवायु का, प्राय आपने यह सुना होगा कि मानसून फेलियर हो गया, जिसका अर्थ है मानसून के मौसम में वर्षा का कम होना है। जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ने की स्थिति हो जाती है, तो उसे हम मानसून फेलियर कहते हैं। ऐसे समय में कृषि प्रभावित होता है। बारिश नहीं होगी तो कृषि जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगा। लोगों यानी सामान्यतः महिलाओं को जल की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल डाउन है और उस तरीके का इंफ्रा नहीं है। वहां की महिलाएं जो है लंबी दूरी तय करके पानी का प्रबंध करती हैं, और कृषि श्रमिकों के नगरों की ओर पलायन की संभावना होती है। ठीक है, खाद्यान्न बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जियां और फल महंगे हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, औद्योगिक गतिविधियां भी प्राय पूर्वानुमानित मौसम और जल की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। विश्व भर में हम जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच ऐसे संबंधों को सरलता से पहचान सकते हैं। जब जलवायु जन्य आपदाएं आती हैं
तो वे स्थितियां विशेष रूप से तनावपूर्ण हो जाती हैं। यानी जब भी जलवायु बदलता है, जब मानसून नहीं आता है, तो स्थितियां जो है बेहद तनावपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पैदावार कम हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। या असम का बिहू डांस है। यूपी और बिहार में क्या करते हैं, छठ पूजा करते हैं इस समय पे, मानसून के समय में। मकर संक्रांति देख लेते हैं। पंजाब में बैसाखी, पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय में अब शीतकालीन महोत्सव मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस मनाया जाता है। लोसुंग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। लोहड़ी पंजाब में। केरल में ओणम मनाया जाता है। तो इस तरीके से त्योहार जो है ऋतुओं से संबंधित है। आगे देखते हैं, जलवायु और आपदाओं के बारे में हम समझते हैं क्या है। भारत में मौसम के विविध स्वरूप चरम स्थितियों जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, कृषि को बाधित करती हैं, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती हैं। कौन? डिजास्टर यानी आपदाएं। और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, यानी जो लोकल इकोनॉमी है वो प्रभावित हो जाती है। आपदाओं में देखते हैं, पहला जो है चक्रवात के बारे में देखते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, ये क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी तट, ठीक है, चक्रवातों का सामना करता है। बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवात उत्पन्न होते रहते हैं। गत वर्ष में इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई है। संपत्ति और आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रा को नुकसान पहुंचता है। पेड़ उखड़ गए और मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नजर रखता है। कौन है? आईएमडी जो है चक्रवातों पर नजर रखता है, मौसम विभाग, ठीक है। और उनके बनने, विकास और प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि के बारे में क्या है, पूर्व जानकारी भी प्रदान करता है। कौन? मौसम विभाग विज्ञान। तो यहाँ पर चक्रवात आता है, बंगाल की खाड़ी, हमने देख लिया पूर्वी तट है, जिससे तमाम चीजें प्रभावित हुई, इंफ्रा, मानव जीवन प्रभावित होता है अगर विनाशकारी चक्रवात आता है तो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। किसे? एनडीआरएफ को प्राकृतिक या मानवीय निर्मित जो भी आपदाएं आती हैं उसके लिए विशेष प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। एनडीआरएफ बटालियन भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। कहां पर? 12 अलग अलग स्थानों पर एनडीआरएफ बटालियन स्थित है। एनडीआरएफ ने चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका लोगो देख लीजिए, आपदा सेवा सदैव, ठीक है, इनका एनडीआरएफ का लोगो है। आगे देखते हैं कि चक्रवात कैसे बनते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हमने देखा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, जिससे निम्न दाब तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दाब क्षेत्रों की ओर खींचती है और धीरे धीरे यह निम्न दाब का क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता जाता है। तो हमने देखा कि कैसे चक्रवात बनते हैं, निम्न दाब तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दाब क्षेत्रों की ओर खींचता। ऊपर हमने समझा कि जब भी कहीं लो प्रेशर होगा तो पवन क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के क्षेत्र में जाती है। यह पवन अपने साथ नमी वर्षा लाती है। जब निम्न दाब तंत्र तीव्र होता है ये और पवन की गति अधिक होती है तो इसका परिणाम चक्रवात हो सकता है। ठीक है, यहाँ निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हुआ और पवन की गति जो है तेज हो जाती है। जैसे कि पवन नमी एकत्र करती है, वे बादल बनाती है और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमती हैं, यानी इस केंद्र की ओर घूमती हैं। यह केंद्र जो कि बादल रहित होता है, ठीक है, ये बादल रहित होता है, उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। ठीक है, तो समझ लिया हमने पूर्णतः चक्रवात के बारे में कि चक्रवात कैसे बनते हैं।
विचार कीजिए, बादल क्या है? आप कह सकते हैं कि आकाश में सफेद गुच्छे हैं, लेकिन ये किससे बने हैं? इसका उत्तर सरल है, जल। लेकिन ये केवल जल से नहीं बने हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो बादल है केवल जल से नहीं बने होते हैं। बादल जल की बूंदें और हिम के टुकड़ों या दोनों का मिश्रण होते हैं, जो वायुमंडल में लटके रहते हैं। ठीक है, बादल ऐसे कुछ तरीके से हम आकाश में देख सकते हैं। अब हम समझते हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ क्या है? सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है, ठीक है, शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। ऐसा भारी वर्षा के कारण हो सकता है। जब सामान्य वर्षा होगी तो शायद बाढ़ नहीं आती, लेकिन जब भारी वर्षा होगी यानी तेजी से ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो उसके कारण जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे सतह पर अत्यधिक जल बहने लगता है, जिससे भूमि जो है सोख नहीं पाता, यानी जो मिट्टी है जो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। नदियों और झीलों जैसे निकाय में जल अत्यधिक संचय हो जाता है। ठीक है, नदी की जो भी कैपेसिटी है उसमें जो है जल संचित हो जाता है। ठीक है, बारिश के समय में, जिससे जल बाहर बहने लगता है। जितना संचय होगा, अगर उससे अधिक हो जाएगा तो क्या है, वह बाहर बहने लगेगा और किनारे टूट जाते हैं। इसके जो बांध हैं वह टूट जाते हैं। प्रायः बाढ़ मानसून के दौरान आता है। कब आता है बाढ़? मानसून के दौरान, जब भारी बारिश होता है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के आ, आ, जैसे राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल है और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ अत्यधिक देखने को मिलता है। ये हमने देख लिया कि निम्न दाब का केंद्र है। ठीक है, ये पवन समुद्र से पवन समुद्र से नमी वाली हवा लेकर आती हैं निम्न दाब केंद्र की ओर, बादलों का निर्माण होता है। चक्रवात फानी दिखाया गया। ठीक है, ये चक्रवात की आंख दिखाई गई है। क्या आपने कभी बाढ़ देखी है अथवा इसके विषय में पढ़ा है? भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। ठीक है, और बताइए कि किन किन राज्यों में बाढ़ आती है। तो अभी हमने पढ़ा कि बाढ़ कहाँ पर ज्यादा आती है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, केरल है, आंध्र प्रदेश में बाढ़ अधिक आती है। ठीक है, दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिम नदियां झीलें सामान्य से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगती हैं। ठीक है, हिम नदी झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती हैं, जो प्रायः पिघलते हिमनदों से आता है। यदि हिमनद बहुत तेजी से पिघलते हैं, जैसा कि प्रायः होता है, या यदि बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण जल अवरोध को तोड़ सकता है। इसे हिमनदीय विस्फोट यानी ग्लेशियल बस्ट कहा जाता है। लोगों और संपत्ति के लिए यह विनाशकारी हो सकता है। जैसे बाढ़ विनाशकारी है, वैसे ये जो हिमनदीय विस्फोट है ये भी विनाशकारी होता है। 2013 में उत्तराखंड में कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा के कारण अचानक हिमनदीय विस्फोट हो गया था। इस पर भी प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में कब भारी वर्षा हुई थी। ठीक है, इसके बाद कई भूस्खलन हुए। भारत के महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक केदारनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाढ़ में कई गांव बह गए, साथ ही कई सड़कें, पुल भी बह गए। कुल मिलाकर लगभग 6,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से अधिकतर तीर्थ यात्री थे जो उत्तराखंड आदि गए हुए थे। ठीक है, इस तरीके से 2013 की घटना को हम देख लिया। हाल ही में 2025 में भी इस तरीके की घटना आप सभी ने देखी होगी कि 2025 में भी बादल फटने के कारण वहां जन हानि हुई है। तो हमने बाढ़, चक्रवात आदि के बारे में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात आने पर स्थिति कुछ ऐसी होती है। भूस्खलन होने पर जो पहाड़ जो है खिसक कर जब नीचे आने लगते हैं तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं। तो इस तरीके से होती है। जंगल में जब आग लगता है तो स्थिति इस तरीके से दिखाया गया है, और जब बाढ़ आता है तो इस तरीके से घर जो है डूबने लगते हैं, पेड़ पौधे डूबने लगते हैं। तो ये स्थिति दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। भारी वर्षा पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या अनियोजित निर्माण के कारण भी हो सकता है। जैसे नदी नालों का सही से अगर निर्माण ना किया जाए तो भी बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। बहुधा या जलमार्गों पर अतिक्रमण और जल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण होता है। जैसे नदी नालों में भी क्या है, हम अत्यधिक प्लास्टिक प्रदूषण कर देते हैं तो उससे भी जो जल निकासी जो है प्रभावित हो जाती है, तो भी बाढ़ आने की जो है संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतहें जल को भूमि द्वारा अवशोषित नहीं होने देती हैं। ठीक है, कंक्रीट और डामर की जो सतहें होती है, जैसे फर्श वगैरह भी होता है, तो वो जल को अवशोषित नहीं होने देता है। तो यह भी स्थिति
बाढ़ की बना सकती है। आगे हम देखते हैं भूस्खलन के बारे में जानेंगे कि क्या है। भूस्खलन शैल, रॉक, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना है। यानी मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना जो है क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है, जो प्रायः भारी वर्षा, भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। ठीक है, भारी वर्षा होगा तब भी भूस्खलन हो सकता है, भूकंप आए तो भी भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न होती है, या ज्वालामुखी विस्फोट हो तो भी भूस्खलन की संभावना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। कहां कहां पर? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और पश्चिमी घाट, यहाँ सब जो है भूस्खलन जो है आम बात है। हाल ही में हमने केरल में भूस्खलन की स्थिति को देखा था कि किस तरीके से चीजें हुई थी। ये घटनाएं प्रायः मानसून के दौरान होती है, यानी जब मानसून आ जाता है तब होती हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई के कारण भी होती हैं। स्वीकृति विधियों का पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, यानी इंफ्रा का निर्माण करना। ठीक है, तथा जल के प्रवाहित प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करना, यानी कोई नदी इस तरीके से बह रही है तो उसके प्रवाह को अवरुद्ध करने पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अवरुद्ध करने वाली अत्यधिक इमारतों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बढ़ गई। यहाँ सब क्या है, अत्यधिक जो है आधारभूत ढांचों का निर्माण हो रहा, तो यह स्थिति भी भूस्खलन के स्वरूप को बढ़ाती है। आगे हम देख लेते हैं दावानल के बारे में समझेंगे, यानी जंगल की आग के बारे में कि कैसे लगता है। दावानल एक अनियंत्रित आग है, ठीक है, जो जंगलों में तीव्र गति से फैलता है। प्रायः वे शुष्क जलवायु जन्य परिस्थितियों, सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती हैं। क्या? दावानल जो है शुष्क जलवायु जन्य परिस्थितियों या सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती हैं, या मानवीय लापरवाही भी इसका एक और आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेशों या घास के मैदान वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखला में दावानल एक आम बात है। ठीक है, कहां कहां पर? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि में यह आम बात है। आग जो है जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट करने के अलावा वन्य जीव, यानी वहां के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाती है। हवा की गुणवत्ता को खराब करती है, सभी जानते हैं कि आग लगने से क्या है, धुआं उठता है और हवा की गुणवत्ता जो है खराब हो जाती है, और स्थानीय समुदायों को विस्थापित होने पर विवश करती है। इसलिए इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिकी दोनों होते हैं। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सभी क्या है, उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन आग के बारे में हमने समझ लिया है कि किस तरीके से नुकसान करता है किसी भी देश या वहां के लोगों को। आइए पता लगाते हैं। चित्र 3.15 को देखिए। आपदा के प्रकार को पहचानिए और लोगों, पेड़ पौधों, जानवरों, आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 या 5 के समूहों में ऊपर वर्णित प्रत्येक आपदा में प्राकृतिक और मानवीय कारणों की पहचान कीजिए। ठीक है, और निष्कर्षों की तुलना भी आप कीजिए। इन समूहों में उन उपायों पर भी चर्चा कीजिए जो उपयुक्त आपदाओं से बचने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे चक्रवात है, बाढ़ है, भूस्खलन, इन सब के बारे में चर्चा कीजिए कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। एक शब्द है जीवाश्म ईंधन, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के वे स्रोत जो लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने थे। ये लाखों वर्षों से मिट्टी एवं सैल की परतों या समुद्र के नीचे दबे हुए थे, जहां गर्मी और दाब ने उन्हें धीरे धीरे कोयला, पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। इसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब हम क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में देखते हैं। क्या है जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु के महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक परिवर्तन से है। ठीक है, यह संपूर्ण पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जो है संपूर्ण पृथ्वी या क्षेत्रीय स्तर पर भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है, और इसमें तापमान, वर्षा, मौसम की घटनाओं में परिवर्तन जो है सम्मिलित है क्लाइमेट चेंज में। पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया, जिसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं
शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन एवं अत्यधिक या अनावश्यक खपत के प्रतिरूप द्वारा प्रेरित रहा। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु क्यों प्रभावित होता है? पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य गैस धीरे धीरे जलवायु में उत्सर्जित होती हैं, जो कि सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती हैं। यह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को जीवन के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, परिवहन, कृषि ने कुछ ही शताब्दियों में इन हरित गृह गैसों यानी ग्रीन हाउस गैस का भारी मात्रा में जो है उत्सर्जन किया है। यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है, ठीक है, गर्मी करती है, जिससे तेजी से वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करती है। किसे? जलवायु प्रतिरूप को जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है बाधित करता है, जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधों, जानवरों और मानव समाजों ने स्वयं को अनुकूलित किया है। भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दी सामान्य से बहुत कम और हल्की थी। सर्दी जो है क्लाइमेट चेंज के दौरान सामान्य से बहुत कम और हल्की थी। इसका असर न केवल कृषि उत्पादन बल्कि अनेक लघु उद्योगों पर भी पड़ता है। किसका असर? क्लाइमेट चेंज का असर। यह मात्र उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे गर्म होती पृथ्वी हमारे लिए बढ़ती चुनौतियों को सामने लाती है। एक शब्द है लचीलापन, समझ लेते हैं क्या है लचीलापन। लचीलापन आपदाओं का सामना करने या उसे शीघ्र उबरने की क्षमता है, लचीलापन। और एक शब्द है जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण, उसे समझ लेते हैं क्या है। जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण वैश्विक तापमान वृद्धि को धीमा करने और जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने में सहायता करने वाले उपायों को अपनाना है। जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण। सतत शब्द क्या है, समझ लेते हैं। सतत जिसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो हमने शब्दों को भी समझ लिया। शब्दों को समझना भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारणों के बीच के संबंधों को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहायता कर सकता है। यह समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूलन आचरणों और लचीलेपन एवं अनुकूलन के निर्माण की आवश्यकता का भी समर्थन जो है करता है। भारत सहित विश्व भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। आई होप आपको जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण शब्द समझ में आ गया, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हरित गृह गैस के उत्सर्जन में कटौती, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना आदि। किंतु ये प्रयास प्राय आर्थिक विकास और उपभोग की बढ़ती आकांक्षाओं से टकराते हैं। तो हमने यहाँ क्लाइमेट चेंज के बारे में समझ लिया कि किस तरीके से है या किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो हैं उत्सर्जित हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे सूखा, कहीं कहीं पर सूखा, कहीं कहीं पर बाढ़ और अत्यधिक गंभीर समस्याएं जो हैं विश्व भर में उत्पन्न हो रही हैं। भारत के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि कहीं पर अधिक बारिश हो जाती है, कहीं पर अत्यधिक सूखा हो जाता है, जिससे जो है कृषि जो है प्रभावित होती है या सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होता है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भारत की विविधतापूर्ण जलवायु इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है, यह हमने समझा, जिसमें पहाड़, पठार और मरुस्थल सम्मिलित हैं। दूसरा है मौसम अल्पकालिक होता है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं, इसके बारे में हमने समझा, तथा जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप को प्रतिबिंबित करती है। कौन? जलवायु, इसके बारे में हमने समझ लिया है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और स्थलाकृति जैसे कारक जलवायु को निर्धारित करते हैं, यह भी हमने पढ़ लिया है कि अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और स्थलाकृति जैसे कारक जो हैं जलवायु को निर्धारित करते हैं। आगे हमने पढ़ा कि मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है या फसल चक्र आजीविका को प्रभावित करता है। कौन? मानसून जो है कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी हमने पढ़ा, या फसल चक्र और आजीविका को प्रभावित करता है, यह भी हमने समझ लिया है।
आगे देखते हैं कि जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। यह भी हमने समझ लिया कि जलवायु जो है सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। आगे समझा कि जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवातों के लिए तैयार रहने में सहायता करती है। ये भी हमने देख लिया है। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी हमने समझ लिया कि जलवायु परिवर्तन मौसम अथवा तापमान को अति की ओर ले जाता है। यह प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम जो है ला सकता है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण या चैप्टर जो है अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्नावली देख लेते हैं कि क्या है। जलवायु के कारकों का उनके प्रभाव के साथ निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। एक तरफ आ दिया हुआ, दूसरी तरफ बा दिया हुआ है, इसे हमें मिलान करना। अक्षांश क्या है? उत्तर एवं दक्षिण में अलग अलग जलवायु बनाता है। ठीक है, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ऊंचे स्थानों को अधिक ठंडा रखता है। समुद्र से निकटता क्या? तापमान को प्रभावित करता है। मानसूनी पवन जो है भारत में गर्मी के दौरान नमी युक्त पवन को लाता है। ठीक है, तो यह हमने समझ लिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न जो जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं, इसका उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिए। का मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? समुद्र के निकट स्थित स्थानों का तापमान समुद्र से दूर स्थित स्थानों की तुलना में कम क्यों होता है? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में मानसूनी पवन की क्या भूमिका है? ये भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। चेन्नई पूरे वर्ष गर्म क्यों रहता है जबकि लेह ठंडा रहता है? इस पर भी आप विचार कीजिए, सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। बाकी यह सभी प्रश्न आप कर लीजिएगा। सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना ही आप लिखने का प्रयास करेंगे उतना ही आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करते जाएंगे। तो दोस्तों, हमने यह तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया। अगले फिर सेक्शन में हम चौथे अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।